नाजरीन, इंतखाबी मंजरनामा के साथ अहमद अली फयाज हाजिर खिदमत है पाकिस्तान में। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं इलेक्शन स्पेशल का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे जो यहाँ पे इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अवलीन कानून साज असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें रोज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके बारे में हम आपको बाखबर करते रहेंगे। बीच बीच में हमारा पॉडकास्ट वाला शो भी जारी रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम आपको इंतखाबी मंजरनामे भी पेश करेंगे। अभी तक दूसरे मरहले में नॉमिनेशंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब तीसरे मरहले के लिए जो प्रोसेस चल रहा है नॉमिनेशंस का, वो अब शुरू होने वाला है और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो 18 और 25 सितंबर को जो पोलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, पहले मरहले में 24 हलकों पे, वादी कश्मीर में 16 हलकों पे और जम्मू में 8 हलकों पे। वादी कश्मीर में जो पहले फेज़ में 16 हलके हैं वो साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़िला हैं अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शुपियान, और जम्मू में रामबन, डोडा और किश्तवाड़। इन अजला में ये जो 7 ज़िले हैं, इनमें 24 हलके पड़ते हैं जिनकी पोलिंग 18 सितंबर को होगी पहले मरहले में। तो इसके बाद दूसरे मरहले के लिए इंतखाब होगा 25 तारीख को। तो इसमें 26 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इंतखाबी दंगल में बाज़ अलहदगी पसंद जमातें या जिनका अलहदगी पसंदाना बैकग्राउंड रहा है, ऐसे कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं। और ये पहली बार है जब से भी 1989 में यहाँ पे अस्करियत पसंदी शुरू हुई थी, कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी। उसके बाद ये पहली बार है कि कई अलहदगी पसंद जमातें या लीडर्स जिनका नारा आज़ादी का था, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का था, और जो हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत जो भी यहाँ पे इलेक्शंस होते थे, कोई भी इलेक्शन जो पंचायत के हों, म्यूनसिपल कमेटी के हों, असम्बली के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, जो कोई भी इलेक्शन यहाँ पे होते थे, तो ये इनको कहते थे ये हमें नामंजूर हैं, ये एक ढोंग है, ये एक ढकोसला है, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे उनको धमकियाँ दी जाती थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को मार भी डाला गया। हमारे पास मुकम्मल एदाद शुमार नहीं है, लेकिन बाज़ तंजीमों का दावा है कि उनमें उनके हज़ारों लोग मारे गए हैं, इसीलिए कि वो पार्टिसिपेट करते थे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत किए गए इंतखाबात में। तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ है। पहले जमात इस्लामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान किया कि हम इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पाबंदी हटाई जाए। जैसे कि आप जानते हैं 2019 के बाद जमात इस्लामी पे और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे और बाज़ दूसरी तंजीमों पे पाबंदी लगाई गई थी। तो उसके बाद ये लोग खामोश रहे, इनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी कुछ समय पहले इसी साल इन्होंने बताया, जमात इस्लामी जो अभी की लीडरशिप है, तो उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम पे जो पाबंदी आयद की गई उस पाबंदी को हटाना चाहिए। कुछ इंडिकेशंस मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कि इस पाबंदी को हटाया जा सकता है, लेकिन आखिरी वक्त पे वो हटाई नहीं गई। पिछले हफ्ते ही इस पाबंदी को एक्सटेंड किया गया और इस पर नज़रसानी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो जमात इस्लामी से माजी में वाबस्ता रहे हैं। इन्होंने नामजदगियाँ दाखिल की हैं मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके अलावा एक अलहदगी पसंद खासे मारूफ जो हैं सरजान अहमद वगे और सरजान बरकती, जो 2016 की बुरहान वानी एजुटेशन में इसके फेस थे
اور اپنے نعروں کے لیے وہ بہت مشہور ہو گئے تھے، اور اس کے خلاف بعد میں کیسز درج کیے گئے، بعد میں اس کو بیچ میں رہا کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کو پھر ایک ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا اپنی اہلیہ کے سمیت، اور اس وقت یہ جیل میں ہیں۔ ٹیرر فنڈنگ کا کیس اس کے خلاف چل رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ لیا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اس کے بعد کہ جب نارتھ کشمیر میں ایک ایکس سپریٹسٹ انجینئر رشید جو بعد میں لنگیٹ حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑے تھے 2008 میں بھی اور 2014 میں بھی، اور کامیابی ہوئی تھی وہاں سے، لیکن ان کا جو نیریٹو تھا وہ وہی تھا رائے شماری والا، اور یہ اوپنلی چیلنج کرتے تھے کشمیر کے ایکسیشن کو انڈیا کے ساتھ، یہ کہتے تھے کہ انٹیگرل پارٹ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ نعرے انہوں نے منتخب ہونے کے بعد بھی دیے ہیں۔ لیکن یہ ایک فار دا فرسٹ ٹائم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان کو پرمیشن دیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے، اور انہوں نے نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ انہوں نے بہت بڑا ووٹ حاصل کیا نارتھ کشمیر سے، اور انہوں نے بہت قداور سیاسی لیڈروں کو، جن میں نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ جو سابق چیف منسٹر ہیں، اور سجاد گلی لون جو منسٹر بھی رہے ہیں اور ایم ایل اے بھی رہے ہیں 2014 کے بعد ہندوارہ سے، تو ان دونوں کو انہوں نے ہرایا، اور پی ڈی پی کے بھی جو راجیہ سبھا کے ممبر تھے میر فیاض اور اس وقت لڑ رہے تھے وہاں سے 2014 میں، ان کو بھی انجینئر رشید نے ہرایا۔ وہ جیل سے ہی الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کے 2 بیٹے اور ان کے بعض ساتھیوں اور رشتہ دار یہ ان کی مہم چلا رہے تھے۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو یہ لگا کہ ہم بھی اسی طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو سرجان احمد برکتی اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جانے جاتے ہیں اپنے ان نعروں کی وجہ سے جو اینٹی انڈین تھے، جو آزادی کے حق میں نعرے تھے، اور جو بھی میسو ڈیمونسٹریشنز پرٹیکولرلی ساؤتھ کشمیر میں ہوتی تھی تو اس کی سربراہی کرتے تھے، اور کافی جوشیلی تقریریں یہاں پہ کرتے تھے ہندوستان کے خلاف اور آزادی کے حق میں۔ اب انہوں نے آج سے 1-2 دن پہلے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی تیار کر کے بھر دیے، اور آج ان کے دونوں کاغذات نامزدگی جو انہوں نے بیروا حلقہ انتخاب سے اور گاندربل کے حلقے انتخاب سے بھرے تھے، آج وہ ایکسیپٹ کر لیے ہیں ریٹرننگ آفیسرز نے۔ اب سرجان برکتی کا مقابلہ ہے گاندربل میں۔ ابھی تک وہاں پہ اندازہ یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ واحد وہاں پہ قابل ذکر کینڈیڈیٹ ہے، اور جن کا مقابلہ ہو سکتا تھا اشفاق جبار کے ساتھ۔ شیخ اشفاق جبار جو 2014 میں نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ ہی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ بیچ میں یہ ہو گئی کچھ مہینے پہلے کہ شیخ جبار کو نیشنل کانفرنس سے برطرف کیا گیا۔ اب وہاں پہ عمر عبداللہ تھے، تو اب سرجان برکتی نے ان کے خلاف وہاں پہ کاغذات نامزدگی بھرے ہیں، تو وہاں پہ براہ راست ان کا مقابلہ وہاں سے ہو جائے گا گاندربل حلقے انتخاب میں۔ گاندربل حلقے انتخاب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ نیشنل کانفرنس کا گڑھ رہا ہے، اور 1975 میں جب شیخ محمد عبداللہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ واپس آئے تھے تو انہوں نے جو ضمنی انتخاب لڑا تھا وہ انہوں نے گاندربل سے ہی لڑا تھا، اور اس کے بعد 1977 میں بھی جنرل اسمبلی الیکشن جو ہوا تھا وہ انہوں نے کافی ووٹ حاصل کر کے گاندربل سے ہی جیتا تھا۔ 1983 کا اسمبلی الیکشن بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گاندربل سے جیتا تھا۔ 1987 کا اسمبلی الیکشن بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گاندربل سے جیتا تھا، اور 1996 کا الیکشن بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گاندربل سے جیتا تھا۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو بعض کمزوریاں وہاں پہ ہوئی۔ 2002 میں عمر عبداللہ نے وہاں سے الیکشن لڑا جب وہ نیشنل کانفرنس کے صدر بھی مقرر کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے پہلا ہی انتخاب وہاں سے ہارا 2002 میں اسمبلی کا، جس میں قاضی محمد افضل پی ڈی پی کے کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد 2008 میں عمر عبداللہ واپس انہوں نے دوبارہ الیکشن وہاں سے لڑا، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور 2014 میں انہوں نے یہ جگہ خالی کر کے شیخ اشفاق جبار کو وہاں سے نامنیٹ کیا، اور وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد 2014 میں عمر عبداللہ شفٹ ہو گئے تھے گاندربل سے، سنوار میں انہوں نے وہاں لڑا تھا، سنوار سری نگر سے، اور بیروا سے انہوں نے انتخاب لڑا تھا 2014 کا۔ سنوار میں انہوں نے جو پی ڈی پی کے محمد اشرف میر ہیں جو اس وقت اپنی پارٹی میں، ان سے الیکشن ہارا تھا سنوار میں، لیکن بیروا میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ بڑا
खासा मुकाबला हुआ था, काफ़ी मजबूत मुकाबला हुआ था वहाँ पे। जो वहाँ पे उस वक्त कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे नज़ीर अहमद खान, जो अब कुछ दिन पहले इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल हो गए हैं, और वहाँ से काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है बीरवा से। वहाँ से वहाँ से उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा था और उसको नज़ीर अहमद खान को उन्होंने हराया था। नज़ीर अहमद खान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे है। इनके जो वालिद साहब हैं सरफराज खान, इन्होंने भी 2002 का इलेक्शन वहाँ से जीता था। लेकिन वहाँ पे पीडीपी के जो मोहम्मद शफी, डॉक्टर शफी अहमद वानी हैं, इन्होंने वहाँ से 2008 का इलेक्शन और 2014 का इलेक्शन भी उन्होंने पीडीपी के टिकट पे जीता था, और वो भी एक वहाँ पे एक प्लेयर हैं गांदरबल में। लेकिन उमर अब्दुल्ला इस बार वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर शफी जो पहले पीडीपी में थे, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पे बराह रास्त मुकाबला है नज़ीर अहमद खान का नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर शफी अहमद वानी के साथ और सरजान बरकती के साथ। अब दूसरी कुछ जगहों से भी बाज ऐसे लोग जिनका पस मंज़र, जिनका बैकग्राउंड अलहदगी पसंदों के साथ रहा है, जैसे कि बडगाम का ही अगर आप हल्के इंतखाब लेंगे, बडगाम प्रॉपर, वहाँ से पहली बार आगा सईद हसन जो एक सरकर्दा हुर्रियत लीडर हैं अभी तक, उनके जो साहिबजादे हैं आगा सईद मुंतज़र मेहदी, इनको पीडीपी ने वहाँ से टिकट दिया बडगाम से 2024 के इलेक्शन के लिए। तो वो वहाँ पे एक कैंडिडेट हैं, एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है वहाँ से बडगाम से। और बडगाम और बीरवा को आखिरी वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाली रखा था, महज इस वजह से कि ये लोग देखना चाहते थे कि वहाँ से पीडीपी किस उम्मीदवार को वहाँ से टिकट देती है। आखिरी वक्त पे पीडीपी ने आगा सईद हसन साहब के फर्जंद को, आगा सईद मुंतज़र मेहदी को वहाँ से टिकट दिया, और उनका एक बाज़ाब्ता सपोर्ट बेस है बडगाम में। आगा सईद हसन ने खुद इलेक्शन लड़ा है जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में, जो उन्हें हारा था, और उनके भाई ने जो आगा सईद रूहुल्लाह के वालिद थे आगा सईद मेहदी, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था इलेक्शन 1998 का उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। लेकिन उससे पहले इन्होंने 1987 का इलेक्शन एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे बडगाम हल्के इंतखाब से लड़ा था, और उस वक्त मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान भी वहाँ से लड़ रहे थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम हुसैन गिलानी। लेकिन गुलाम हुसैन गिलानी वहाँ से कामयाब हो गए थे, और लगातार वो कई बार वहाँ से मुंतखब हुए, 77, 1983, 1987, 1996 गुलाम हुसैन गिलानी। लेकिन अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, बाद में वो कांग्रेस के साथ भी शामिल हो गए, और वहाँ पे आगा सईद मुंतज़र मेहदी के इंतखाबी दंगल में शामिल होने से मुकम्मल तौर पे बडगाम हल्के इंतखाब का डायनामिक चेंज हो गया। अब इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पोटेंशियल कैंडिडेट थे आगा सईद महमूद, जिन्होंने पट्टन हल्के इंतखाब से जीता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर 1996 में और 1987 में, और 1996 में उन्हें बीरवा से जीता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे, और दोनों बार इनको इंडक्ट किया गया था एज मिनिस्टर। वो वहाँ से एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे। लेकिन आगा सईद मुंतज़र मेहदी के बाद डायनामिक्स इस कदर चेंज हो गई कि अगर वहाँ से आगा सईद महमूद या आगा सईद रूहुल्लाह या कोई और भी वहाँ से होते तो इनके हारने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान इस वजह से था क्योंकि 2002 के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं इनमें आगा सईद रूहुल्लाह को इनका एक सब्सटेंशियल वोट मिला है आगा सईद हसन साहब का, जो उनके अंकल हैं, तो इनको इनका वोट मिला था। हालांकि वो खुद हुर्रियत के साथ, अलहदगी पसंद सियासत के साथ हैं, तो लेकिन इनके जो वहाँ पे फॉलोअर्स हैं इनमें इनकी एक बड़ी तादाद उनको वोट देती थी। लेकिन जब इनका फर्जंद खुद वहाँ पे इंतखाबी दंगल में है तो इसके बाद वो उस वोट का कटना यकीनी था। तो इसके बाद बडगाम की एक और अहम बात यह है कि वहाँ पे ये एक सेक्टेरियन डिवाइड, वो कोई झगड़ा नहीं वहाँ पे होता है, लेकिन वोट सेक्टेरियन लाइन्स पे कई बार वहाँ पे डाले गए हैं। इसमें
40% के करीब पॉपुलेशन शिया है और 60% के करीब पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी है। जो 2014 का इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन बडगाम से, इसमें आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उन्होंने 30,000 वोट हासिल कर लिया था। इनके खिलाफ जो पीडीपी के कैंडिडेट उस वक्त थे वो मुंतजर मोहिउद्दीन थे, जिन्होंने 27,300 वोट हासिल कर लिए थे। मतलब कि आगा सईद रूहुल्लाह ने 3,000 से कम इनका मार्जिन उस वक्त था। तो उस इलेक्शन को के मद्देनज़र और ये डेवलपमेंट के मद्देनज़र ये इम्पोर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता था कि वो वहाँ से एक मजबूत सुन्नी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करें जीतने के लिए। और चूंकि इनके पास वहाँ से कोई था नहीं, तो इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला को कहा कि आप 2 जगहों से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से सारे लोगों ने 2 जगहों से इलेक्शन लड़े थे। खुद उमर अब्दुल्ला ने भी 2014 का इलेक्शन 2 जगहों से लड़ा था, जैसे कि मैंने कहा, सनवार और बीरवा से। तो ये जो यहाँ पे ख़ासतौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डायनास्टीज़ हैं, उन्होंने बहुत जगहों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने 7 जगहों से 7 हलकों से इंतखाब लड़े हैं। पीडीपी ने भी 7 हलकों से इंतखाब लड़े हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो ये लड़ते रहे हैं। तो इसमें अब उमर अब्दुल्ला के आने से एक मंजरनामा बडगाम में बदल गया है। अब वहाँ पे बराह रास्त मुकाबला होगा, एक ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, जिसमें उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के और मुंतजर मोहिउद्दीन, जो अब पीडीपी से निकल करके अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो वहाँ से लड़ेंगे इंतखाब। और आगा सईद मुंतजर मेहदी ये पीडीपी के वहाँ पे कैंडिडेट हैं। तीनों वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट हैं और इसमें अब देखना है कि कौन वहाँ से जीत हासिल कर लेता है। तो इसके बाद एक कैंडिडेट हैं जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप के साथ मुंसलिक थे, जफर हबीब उनका नाम है। तो इनको अपनी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुंतखब किया है श्रीनगर से, शाल्टिंग सेंट्रल से श्रीनगर में, जहां पे इनका मुकाबला होगा तारिक हमीद करा के साथ। जो तारिक हमीद करा पहले भी बटमालू से, ये शाल्टिंग जो है ये पहले बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी थी और तारिक हमीद करा वहां से मुंतखब हुए थे 2002 में। 2014 में वो पार्लियामेंट मेंबर भी मुंतखब हुए थे सेंट्रल कश्मीर से। तो इनके खिलाफ वो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, तारिक हमीद करा साहब। इनके साथ इनका मुकाबला वहां पे होगा शाल्टिंग श्रीनगर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि तारिक हमीद करा को इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। तो इस सिलसिले में अब ये देखना है कि वो कितना मुकाबला कर सकते हैं जफर हबीब, जिनका अभी तक किसी ने नाम भी नहीं सुना है इंतखाबी मारकों में। और इसके अलावा जो मेरे पास चौथा नाम है, डॉक्टर तलत मजीद एक हैं, जिन्होंने पीएचडी किया है एग्रीकल्चर साइंसेज में, एक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर थे। ये वहाँ पे पुलवामा के रहने वाले हैं। तो इन्होंने वहाँ से, इनके वालिद साहब भी जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, एक अहम लीडर थे। तो उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पुलवामा से अपने कागजात नामजदगी भरे हैं। अब पुलवामा का मंजरनामा ये है कि वहाँ पे पीडीपी के सरकर्दा लीडर जो हैं, जो यूथ के भी प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के और महबूबा मुफ्ती के बड़े करीब और एडवाइज़र रहे हैं, वहीदुर रहमान पर्रा, जिन्होंने 2020 में जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ था इसमें भी कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन ये उस वक्त जेल में थे। बाद में उनको मतलब रिहा किया गया जमानत पे। तो इन्होंने अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था पीडीपी के टिकट पे साउथ कश्मीर से। तो ये वहाँ पे कैंडिडेट हैं इस वक्त पीडीपी के पुलवामा से। और पुलवामा से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त कैंडिडेट हैं वो है मोहम्मद खलील बंद। अब पुलवामा की जब हम बात करते हैं तो पुलवामा में ये बात जहन नशीन रखना ज़रूरी है कि जो मोहम्मद खलील बंद है ये पहले पीडीपी के साथ थे, लेकिन ये बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल हो गए। ये 2002 में भी, 2008 में भी और 2014 में भी मुसलसल पीडीपी के टिकट से वहाँ से जीते थे पुलवामा से। लेकिन पुलवामा की एक अहम बात यह है कि वहाँ पर जमात इस्लामी का भी एक सब्सटेंशियल चंक ऑफ वोट है। अब जिस वोट की मदद से मोहम्मद खलील बंद वहाँ से जीतते थे और बाज़ मौक़ों पे बहुत कम फर्क रहा था
2014 کے الیکشن میں بھی میرے خیال سے وہاں پہ کم فرق رہا تھا ان کا. نیشنل کانفرنس کے جو تھے غلام نبی وانی رتن پوری اور انہوں نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا تھا. تو اب وہ محمد خلیل بند نیشنل کانفرنس کے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں پلوامہ سے. اب اسی پلوامہ سے اب پہلی بار جماعت اسلامی کے جو اب جماعت اسلامی اپنے طور پہ لڑ نہیں سکتی کیونکہ ان پہ بین ہے, اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ڈاکٹر طلعت مجید ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے. اب یہ وہاں پہ بھی ایک تکونی مقابلہ ہوگا نیشنل کانفرنس PDP اور آزاد امیدوار کا. اس کے علاوہ ایک سیار احمد رشی ہیں جو سابق ناظم تعلیم و تربیت ہیں جماعت اسلامی کے, اور جن کے بارے میں پہلے سے بتایا جاتا تھا کہ وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کلگام ضلع سے. تو انہوں نے وہاں سے کلگام سے نامزدگی کا فارم داخل کر لیا ہے. اور کلگام کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہاں پہ 1996 سے لگاتار محمد یوسف طارقامی نیشنل کانفرنس کی سپورٹ کے ساتھ, اور ایک بار 2002 میں ان کا PDP کا سپورٹ بھی رہا تھا, تو لگاتار وہ کامیاب ہوئے ہیں 1996 میں, 2002 میں, 2008 میں, 2014 میں 4 بار وہ مسلسل وہاں سے جیت چکے ہیں. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جو جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اور سربراہ ہیں وہ وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. اس وقت وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو اتحاد ہے ان کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو وہاں کا سپورٹ ہے. لیکن اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ سیار احمد رشی نے بھی ایک فارم وہاں پہ بھرا ہے, اور وہاں پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ محمد یوسف طارقامی کا مقابلہ PDP کے ساتھ وہاں پہ کافی زیادہ مقابلہ وہاں پہ رہتا تھا کلگام سے. اور کلگام میں جو 2014 کا الیکشن تھا اس میں محمد یوسف طارقامی نے 20,574 ووٹ حاصل کیے تھے, اور نذیر احمد لاوی جو PDP کے اس وقت کے امیدوار تھے جو بعد میں راجیہ سبھا کے بھی ممبر بن گئے, انہوں نے 20,240 مطلب کہ 336 ووٹس کا وہاں پہ فرق رہا تھا. لیکن نیشنل کانفرنس کے عمران نبی ڈار جن کے والد پہلے 1996 سے پہلے 1987 اور 1983 میں وہاں سے منتخب ہوئے تھے نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ, جو ایک بعد میں ایک دہشت گردوں کے ایک حملے میں مارے گئے کلگام میں. تو ان کے یہ صاحبزادے ہیں عمران نبی ڈار جو اس وقت نیشنل کانفرنس سے وابستہ ہیں. انہوں نے 2014 کے الیکشن میں 8,272 ووٹ حاصل کر لیے تھے. تو کلگام میں اس وقت سیدھا مقابلہ ہے محمد یوسف طارقامی کا, اور جو PDP کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ اس وقت ہے. تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ PDP کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں سے وہ کتنے ووٹ حاصل کر لیتا ہے, اور جو وہاں پہ کلگام کے ساتھ ہی جو دیوسر کی کانسٹیچوئنسی ہے کلگام کے نزدیک ہے, اس میں 2014 میں محمد امین بٹ جو انڈین نیشنل کانگریس کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے, لیکن ان کا بھی کافی زیادہ مقابلہ رہا تھا PDP کے محمد سرتاج مدنی کے ساتھ. محمد امین بٹ کو 20,162 ووٹ ملے تھے, سرتاج مدنی کو PDP والے کو 18,611 ووٹ ملے تھے, اور پیرزادہ احمد شاہ جو نیشنل کانفرنس کے تھے ان کو 11,585 ووٹ ملے تھے. اگر ہم 2014 کے الیکشن کو اپنے سامنے رکھیں گے تو وہاں پہ سیدھا مقابلہ ہے محمد امین بٹ کا اور سرتاج مدنی کا. لیکن کچھ ڈیولپمنٹس وہاں پہ ایسی ہوئی ہیں کہ جو محمد امین بٹ ہے وہ اس وقت کانگریس کے ساتھ اب وابستہ نہیں ہے. کانگریس نے ایک دوسرے امیدوار کو وہاں پہ اس وقت جو بہت زیادہ معروف نہیں ہیں وہاں پہ ان کو وہاں پہ مسٹر مانتو جن کا نام ہے, تو وہاں پہ ان کو وہاں پہ نہیں, جو مسٹر مانتو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس دونوں جماعتوں کے وہاں پہ امیدوار ہیں. بنیادی طور پہ وہ کانگریس کے مطلب ایک لیڈر ہیں, تو وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں دیوسر سے. اور PDP کے سرتاج مدنی ایک مرتبہ پھر وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ 2002 میں کامیاب ہوئے تھے, وہاں سے یہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, اہم عہدوں پہ PDP میں رہے ہیں, اور ان کے قریبی رشتہ دار ہیں محبوبہ مفتی جی کے. تو اب وہاں سے دیوسر میں بھی ان کا مقابلہ ہوگا. تو وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ جو نذیر احمد بٹ ہیں جن کا تعلق جن کا تعلق دیوسر میں
जमात इस्लामी के साथ रहा है, और जो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से हैं वो भी वहाँ से लड़ रहे हैं। तो देखना है कि कौन कितने वोट हासिल कर सकता है। अलहदगी पसंदों मैंने तकरीबन 5-6 लोगों की बात की। इसके अलावा एक डॉक्टर समीउल्लाह हैं जिन्होंने PhD किया है कंप्यूटर साइंस में, और ये NIT श्रीनगर में कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर थे, तो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। तो इनके बारे में ये बताया जाता है ये कुपवारा से वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। जो कुपवारा में जमात इस्लामी के एक सरकर्दा लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी भी गुलाम कादिर वानी, तो उनके ये फर्जंद हैं। अब ये देखना है कि क्या वहाँ से नामजदगी भरते हैं या नहीं भरते हैं। एक मिस्टर सलीम गिलानी है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी साल तक वाबस्ता रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन किया है, हालांकि इनको किसी जगह से उम्मीदवार मुंतखब नहीं किया गया है। और पुलवामा की तरफ अगर हम दोबारा जाएंगे तो वहाँ पे जमात इस्लामी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो सपोर्ट करेंगे वहाँ से वच्ची के हल्के इंतखाब से, जो अब जिसको अब ज़ैनपुरा का नाम दिया गया है, और जहाँ से 2008 में महबूबा मुफ्ती ने भी जीता था, और 2014 में एजाज अहमद मीर ने जीता था। और एजाज अहमद मीर के जो वालिद थे मोहम्मद जब्बार मीर, वो 1996 में और 1987 में भी वो वहाँ से मुंतखब हो गए थे। तो वो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हैं जो ज़ैनपुरा है। और ज़ैनपुरा में जैसे कि मैंने बताया कि इनको जमात इस्लामी ने वहाँ पे इनको सपोर्ट दिया है, और जो वहाँ से DDC की चेयरपर्सन खातून हैं, इन्होंने भी इनको वहाँ से सपोर्ट दिया है। वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स MLC शौकत अहमद गनाई, जो 2014 में भी वहाँ से लड़े थे लेकिन हारे थे, वो भी वहाँ से उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के। और PDP के वहाँ पे गुलाम मुहीउद्दीन वानी है। इसका मतलब ये है कि अगर एजाज अहमद मीर वो वोट हासिल कर लेते हैं जो जमात इस्लामी की तरफ से मिला था वहाँ 2008 में और 2014 में जमात इस्लामी की तरफ से PDP को मिला था, अगर वो वोट वहाँ पे चला जाता है तो इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले शौकत अहमद गनाई के प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ से बढ़ जाते हैं। तो ये अभी तक हम बात कर रहे थे जो अलहदगी पसंद या अलहदगी पसंद जमातों से साथ वाबस्ता असहाब हैं जो इस वक्त इलेक्शन में कूद चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम इनकी बात कर रहे थे। हम जारी रखेंगे, इंतखाबी मंजरनामा आपके सामने फिर पेश करेंगे। अगले मंजरनामा में हम आपको बताएंगे कि जो अवलीन मरहले में 18 सितंबर वाली पोलिंग में जो 24 हल्के इंतखाब हैं वहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार हैं, उनके क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, वहाँ पे क्या इंतखाबी मंजर है। इस वक्त आपसे इजाज़त, शुक्रिया।